नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते टाइम हमने देखा था डीवी पोटेंशियल डिफरेंस होता है dw अपॉन क्यू नॉट। dw कैसे आएगा? dw था f डॉट dr और डिनोमिनेटर में क्यू नॉट f इंटू dr इंटू कॉस थीटा अपॉन क्यू नॉट। अब थीटा की वैल्यू 0 थी क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही थी और पार्टिकल की मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में थी, तो cos 0 1 होता है। dv हुआ f इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट। याद करें तो फोर्सेस भी दो थी, एक फोर्स थी ई क्यू नॉट। एक मिस्टेक चल रही है, दिख रही है तुम्हें? ऐसा एक मिस्टेक चल रही है लिखने में कोई? नहीं, सब फोर्स के ऊपर एरो ही लगा रहे हैं। माइनस ई क्यू नॉट, ये वो फोर्स थी जो पहले से प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं उसकी तरफ, उस पर लगा रहा था। और ये थी हमारी अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड। हमें यहां पर अप्लाइड फोर्स को सब्स्टिट्यूट करना है। डीवी बिकम्स माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी आर बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, डी आर को और नेगेटिव साइन को उधर ले जाएं तो इधर खाली बचेगा ई, दूसरी तरफ आ जाएंगे माइनस डी वी बाय डी आर। डी आर चेंज ऑफ डिस्टेंस है। जब भी किसी क्वांटिटी के चेंज को कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रेडियंट। सो वी गेट दिस क्वांटिटी डीवी बाय डी आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ये पोटेंशियल का चेंज है और ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ डिस्टेंस है। रिजल्ट निकला इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव होती है। क्या ये छोटा सा रिजल्ट प्रूव करना आता है 1 या 2 मार्क्स में। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 हो गया, बचा एफ इंटू डी आर। अब हम जो चार्ज जो फोर्स फील करता है वो है ई क्यू। मुझे इक्वल एंड अपोजिट लगानी है, माइनस ई क्यू। इस एफ के प्लेस पर माइनस ई क्यू लिख दिया या माइनस ई क्यू नॉट लिख दिया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गए। dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर बचा, माइनस का साइन और डी आर का साइन उधर ले गए तो e इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर आ गया। ये 4-5 लाइंस की डेरिवेशन हाथ से कर लेना। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगेंस्ट है वो नहीं, अगेंस्ट नहीं है। उस अगेंस्ट के कारण ये नेगेटिव नहीं है। ये बड़ी पुरानी कंसेप्ट है, बहुत बार तुमसे पूछी गई है, स्नेहा को भी याद हो जाएगी और तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मेरे हाथ में एक बुक है, मान लो वो बुक इतनी हैवी है कि अर्थ उसको 5 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ नीचे को खींच रही है। मैं उस बुक को ऊपर उठाना चाहता हूं, मुझे 5 न्यूटन लगानी पड़ेगी ऊपर को, 5 से थोड़ी सी कम या 5 से थोड़ी सी ज्यादा? बताओ जिसको पता है। थोड़ी सी ज्यादा, 5 से थोड़ी सी ज्यादा। और रितेश? सर मेरे को आंसर बताइए कि इक्वल फोर्स लगाएंगे लेकिन क्यों लगाएंगे वो नहीं बताओ। ये भी पता है कि ये चीज कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी। यस सर, आपने बताई थी बहुत बार। हाँ, ये किसी को समझ में नहीं आती है ये बात। देखो, मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है बुक पर डाउनवर्ड, और मेरे को बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है। ये बोला जाए या ना बोला जाए, इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टेकिंग द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे पता लगा कांस्टेंट वेलोसिटी से? मैंने बोला तो है नहीं बीच में, वो ऐसे पता लगा क्योंकि अगर एक्सीलरेशन होगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो वो नहीं है। बेसिक चीजें हैं, एक्सीलरेशन का मेंशन नहीं है। आई एम सेइंग टेक दिस बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट मींस टेक दिस बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन विदाउट एक्सीलरेशन, दैट इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब स्नेहा और अभय ने कहा 5 से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाओ। बुक पर डाउनवर्ड लग रही है 5, तुमने ऊपर को लगा दी 5.1, नेट कितना बचा? 0.1 अपवर्ड डायरेक्शन। और जब भी कहीं पर नेट फोर्स होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ, एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है अब आपकी बुक ऊपर को मूव भी करेगी और विद एक्सीलरेशन करेगी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं चलेगी। आपने फंडामेंटल कंडीशन को वायोलेट कर दिया, ये परमिटेड नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी बॉडी को अगेंस्ट द फोर्स मूव करवाते हो तो एग्जैक्टली उस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट लगाई जाती है, उससे जरा सी ज्यादा नहीं लगाई जाती। ठीक है, अगर 7वीं बार के बाद भी आपको बात समझ में नहीं आई तो ये रिजल्ट याद कर लेना
कि if the body is under the action of a force and we try to move the body in opposite direction, we will have to apply not slightly greater force but exactly equal and opposite force. तो सर एक छोटा सा डाउट, पहले ये भी क्लियर कर लें, ये खत्म कर लें। तो हमारे Yes, sir. चार्ज पर इधर को फोर्स लग रही थी EQ0, और मुझे उस पहली वाली डेरिवेशन में, जो आज की पहली डेरिवेशन, तो उसमें चार्ज को इधर लेकर जाना था, इसलिए मैंने लगाई तो फोर्स बिल्कुल सेम, बट उसका साइन नेगेटिव लगाया। अब पूछो अपनी प्रॉब्लम। सर अगर हम 5 न्यूटन अपवर्ड लगा रहे हैं तो दोनों फोर्सेस कैंसिल होके वो बॉडी body रेस्ट move पे नहीं आ कैसे सकती? यही प्रॉब्लम है ना, यस सर। यही प्रॉब्लम। अबे जवाब दे सकते, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो फिर बॉडी मूव कैसे करेगी भाई? अच्छा, हाँ, हमें बॉडी body को को नीचे लग रही थी, करने पर हम एग्जैक्टली ऊपर लगा दी, तो बॉडी मूव कैसे करेगी? अब हमारा हाथ तो फोर्स लगा रहा है। स्नेहा कोई आइडिया लगाओ। नहीं सर, रितेश ने जो क्वेश्चन पूछा मेरा भी वही था क्वेश्चन। रितेश, ये भी हर बार बताया, आज फिर बता देता हूँ भाई, बॉडी फोर्स से मूव नहीं करती, बॉडी फोर्स से तो या तो एक्सीलरेट होती है या डायरेक्शन चेंज करती है। एनर्जी से मूव अच्छा, करती है। हमें एनर्जी लगती है उसमें। ठीक है, बॉडी को sir. मूव करना है एनर्जी से, हाफ mv² एनर्जी से मूव करेगी। हाउ यू प्रोवाइड दैट एनर्जी, इट इज डिफरेंट थिंग। बॉडी एनर्जी के अंदर से भी, आप बॉडी के अंदर से भी एनर्जी क्रिएट कर उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फेंक सकते हो। देयर आर मेनी अदर वेज, बट फोर्स से नहीं। कुछ क्लियर हुआ स्नेहा? यस सर। बॉडी मूव्स विद एनर्जी, बॉडी डज नॉट मूव विद फोर्स। फोर्स तो बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो भी कुछ देखते हैं वो अर्थ पर बैठकर देखते हैं। अर्थ पर हमें पता है कि भाई बस तो तभी तक चलती रहेगी, कार और मेरी साइकिल तभी तक चलेगी जब तक मैं पैडल मारता रहूंगा, जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता रहूंगा। फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। बट फिजिक्स इज टेकिंग प्लेस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में एक बार बॉडी में एनर्जी डाल दी, वो मूव करना शुरू हो गई, तो वो यूनिवर्स के एंड तक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। उसको किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटर तो ये है कि फोर्स जीरो हो तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। फोर्स लगाने से या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, बट एनर्जी जो है वो मूव करवा रही है। ठीक है? यस सर। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कंफ्यूजन? वी आर विजुअलाइजिंग थिंग्स ऑन अर्थ in the framework of friction, but physics is acting in space, वहां पे फ्रिक्शन को अज्यूम नहीं किया जा रहा। एक बार एनर्जी डाल दी, बॉडी मूव करती रहेगी। At any point is negative gradient of electrostatic potential. टाइम से डिवाइड करो तो रेट आता है, डिस्टेंस से डिवाइड करो dr से तो ग्रेडियंट आता है। Gradient. dr ds dl से डिवाइड करो तो ग्रेडियंट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इस रिजल्ट से हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं जिनको हम अभी एनालाइज करते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम साथ में देख रहे हैं, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अगर चार्ज कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट हो, Q इज कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, तो बस लिंक किस किस के बीच में रह गया? V और R के बीच में। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, R कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ओके, पर मान लो मेरे पास स्पेस में 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट्स पर R की वैल्यू सेम है, उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। देखते हैं। जैसे जैसे R इंक्रीज होगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पर अगर हम एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करें जिसका चार्ज चेंज नहीं होने जा रहा, अब यहां से सेम डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स कंसीडर करें, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो क्योंकि इन सभी पॉइंट्स के लिए R की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है और चार्ज तो है ही कांस्टेंट, इसलिए इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कांस्टेंट आएगा। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा, 3D में कहें तो हमें एक स्फीयर मिलेगा। इसलिए
स्पेस में अगर एक चार्ज पार्टिकल हो तो उसके आसपास किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करें, उस स्फीयर पर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। तो वो स्फीयर एक ऐसा सरफेस हुआ जिस पर ऑल द पॉइंट्स पोजेस सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ऐसे सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर हुआ। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बाहर निकलती हैं। डायग्राम से देखने पर हमें पता लगता है इलेक्ट्रिक लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस केवल एक ही नहीं होगा, कोई भी ऐसे पॉइंट्स जिनका इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है वो सारे मिलकर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड बड़े सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं। सिमिलरली इफ वी कंसीडर अ नेगेटिव चार्ज, इससे फिक्स डिस्टेंस पर एक स्फीयर बनाएं। स्फीयर के सरफेस पर सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। सो दिस इज आल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली दिस इज आल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस ये है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की तरफ आती हैं, पर इस डायग्राम में भी ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस के नॉर्मल ही हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने इन डायग्राम से डिराइव की कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तब क्या होगा अगर दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के पास रखें। सपोज करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इसे अपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसके अराउंड कुछ स्फीयर्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इसके पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ये होंगे। इन स्फीयर्स का रेडियस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहां पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसा लग रहा है जैसे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ड्यू टू सम रीजन दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बाद में दोनों चार्जेस का एक कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो हमने तीन केसेस देखे, पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ, अगर दो नेगेटिव चार्जेस होते तभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बिल्कुल सेम बनता, सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता। दो पॉजिटिव चार्ज में हम पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। ये डायग्राम हम पहले बना चुके हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की लाइंस इससे अवे होंगी इस तरह से। अगर इनकी जगह नेगेटिव चार्जेस होते डायग्राम बिल्कुल सेम होता, सिर्फ सभी एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती। पहले हमने बनाए थे 5 डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव एंड डायपोल। अब हमारे को 5 डायग्राम बनाने हैं पोटेंशियल के और 5 डायग्राम बनाने हैं कंबाइंड। तो मैंने सारे कंबाइंड ही कर दिए हैं। ये किसका डायग्राम है? इस डायग्राम में कौन सी दो चीजें दिख रही हैं? पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। नेगेटिव के अराउंड, 2 पॉजिटिव के अराउंड, सेम 2 नेगेटिव के अराउंड। अब बचा सिर्फ एक, डायपोल के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो आपको कुल मिलाकर बताओ कितने डायग्राम याद करने हैं। अगर हम एक डायग्राम माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, एक माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का और एक माने कंबाइंड, तो टोटल कितने डायग्राम बनेंगे? 15। देयर आर 5 केसेस, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव एंड डायपोल पॉजिटिव नेगेटिव। 5 डायग्राम्स, 5 केसेस होते हैं और 5 के 5 केसेस के 3 डायग्राम आपने बनाने हैं। कौन कौन से? खाली लाइन वाला, खाली पोटेंशियल सरफेस वाला और जॉइंट। वैसे अगर आप हिसाब से ये वाले डायग्राम कर लो 5, 1 2 3 एंड 4 और मैं 5वां बनाने जा रहा हूं, तो इसमें सारे पुराने तो ऑटोमेटिकली कवर हो गए क्योंकि इसके अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं। और ये क्या है? अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। ये और ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 5 डायग्राम बना लेना तो सारे पुराने डायग्राम इसमें कवर हो जाएंगे। और यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ अभी हमने सीख ली। इस जगह पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। डायपोल का भी देख लें। अब हम देखते हैं एक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डायपोल एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे।
दिस इज ए नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज सेम मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके अराउंड ऐसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज के इस तरह से होंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहां पर आकर ऐसे लगे जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब तो होते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस, तब तो इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और अल्टीमेटली डायग्राम इस तरह से बनता है। बट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंबाइन नहीं हो सकते। उस केस में दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दोनों चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़े थोड़े इस तरह से दब जाएंगे। और इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पहले बन चुका है ये वाला डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इस तरह से हम कई लाइंस बनाएंगे डायग्राम में। तो एग्जाम में हमारे को डिफरेंट डायग्राम्स जो आ सकते हैं वो है एक पॉजिटिव चार्ज का। ये बात मैंने पहले बता दी है तुम्हारे को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों यहाँ पर कंबाइन क्यों नहीं हुए, यहाँ पर कंबाइन क्यों हो गए। देखो सर उल्टा होना चाहिए था वैसे देखा जाए ये तो। मैं उसका कारण समझ रहे हैं ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास जो पोटेंशियल सरफेस होंगे मैं वैल्यू लिखूं, ये हो गया 10 वोल्ट, 9 वोल्ट का, 7 वोल्ट का, और आगे बनता 3 वोल्ट का। ऐसे धीरे धीरे वोल्टेज पॉजिटिव में कम होती जाती। इसका भी सेम। तो इसके अराउंड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा था से 7 वोल्ट का, उधर से भी 7 वोल्ट का। इस पॉइंट पर दोनों कह रहे हैं 7 वोल्ट हो, और ये दोनों एक दूसरे की बात को काट नहीं रहे, सो दे कैन मूव टुगेदर। बट यहाँ पर आओ, अगर मान लो मैं नेगेटिव का इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाता बड़ा सा इस जगह पर -5 वोल्ट, उधर से एक पॉजिटिव कहता मेरा ये आ रहा है +5 वोल्ट, तो इस जगह पर जो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता वो क्या कहता, इधर से आवाज आती पोटेंशियल लाओ -5 वोल्ट, उधर से आवाज आती नो +5 वोल्ट। तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते ना, इसलिए वो ना कंबाइन हो सकते हैं ना इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सेम वैल्यू हो तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो भी क्या करेंगे, कंबाइन होकर आगे बढ़ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। बट अगर वैल्यूज डिफरेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो ना वो इंटरसेक्ट करेंगे ना वो ज्वाइन होंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at the points of intersection simultaneously Two potentials will exist. two different potential will coexist, which is not possible. एक ही पॉइंट पर दो सेम पोटेंशियल एग्जिस्ट करेंगे, वो होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। या मैं देख लें इसमें कुछ और तो नहीं आ रहा। एक नेगेटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना, दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ग्रुप चार्जेस की। तो अगली क्लास देख रहे हैं कि आज की क्लास में हमने क्या किया। अब ये सारी डेरिवेशन 3-4 जो हुई है आपसे कर लेना, और अब कल हमारी क्लास होगी आगे। अब एनसीईआरटी सभी लोग याद से डाउनलोड करके रखना, किसी भी दिन सामने खोलकर न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा एक Okay, बात sir.